मेरे पुनर्जन्म के बाद सबसे पहला काम यही था कि मैंने अपने शरीर पर मौजूद इस SASSG क्लियरिंग पंच स्नेक को सीधे नजरअंदाज कर दिया। मैंने न सिर्फ यह सबसे बड़ा अवसर स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को दे दिया, बल्कि उसी समय सबकी नजर में बेकार समझे जाने वाले FG जंगली स्नो वुल्फ की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की जैसे पागल हो गई थी। वह जिद करने लगी कि वह मुझसे अदला बदली करेगी। उसी पल मुझे यकीन हो गया कि वह भी अपने पिछले जन्म की यादें लेकर वापस आई है। पिछले जन्म में उसने ग्रीन स्नेक को चुना था, लेकिन उसके जागृत होने से पहले ही प्रलय के पहले दिन वह जिंदा ही ठंड से मर गई थी। और मैं उस FG जंगली स्नो वुल्फ की यूहान त्यान क्षमता के सहारे प्रलय में सबसे कम ठंड से डरने वाला इंसान बन गया था। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ने बाकी सहपाठियों के साथ मिलकर मौका पाकर स्नो वुल्फ पर हमला कर दिया। यहाँ तक कि मेरे सामने ही उसकी यूहान त्यान क्षमता को जबरन उससे अलग कर दिया। मैं अकेला था और उनका मुकाबला नहीं कर सका। उसी जगह मेरी मौत हो गई और मेरी चेतना पूरी तरह समाप्त हो गई। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं फिर से उसी दिन लौट आया था जिस दिन आध्यात्मिक पशुओं का वितरण हो रहा था। जैसे ही मैं पिछले जन्म की तरह स्नो वुल्फ को उठाने वाला था, तभी बाय रॉक्सी अचानक जोर से चिल्लाई, रुको 1 मिनट, ये ग्रीन स्नेक तुम्हें देती हूँ, मुझे स्नो वुल्फ चाहिए। उसकी बात सुनते ही पूरी कक्षा सन्न रह गई। क्लास टीचर जंग गुइफांग भी हैरान रह गई। रॉक्सी, क्या तुम अभी तक ठीक से जागी नहीं हो? यह चिंगमिंग श्वानशे 100 साल में एक बार मिलने वाली प्राचीन दुर्लभ प्रजाति है और वह धूसर रंग की चीज तो इसके जूते उठाने के भी लायक नहीं है। तुम फीनिक्स छोड़कर जंगली मुर्गी क्यों लेना चाहती हो? सुहान की पढ़ाई पहले ही अच्छी नहीं है। अगर उसे सबसे खराब आध्यात्मिक पशु भी मिला तो वह आगे कैसे साधना करेगा? मेरे अंक अच्छे हैं, F ग्रेड का आध्यात्मिक पशु भी हो तो मैं अच्छे परिणाम ला सकती हूँ। मैं सुहान के साथ आध्यात्मिक पशु बदलने को तैयार हूँ। उसकी बात खत्म होते ही पूरी कक्षा उसकी तारीफ करने लगी। इसे कहते हैं असली टॉप स्टूडेंट, पढ़ाई भी अच्छी और दिल भी इतना अच्छा, कुछ लोगों की तरह नहीं। सुहान, अब भी क्या सोच रहे हो? जल्दी से रॉक्सी का धन्यवाद करो। मुझे तुम्हारी ये दिखावटी दया नहीं चाहिए, मुझे तो बस वही स्नो वुल्फ पसंद है। सुहान, जिद मत करो, मुझे पता है तुम्हारा आत्मसम्मान बहुत बड़ा है, लेकिन ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं सच में तुम्हारे भले के लिए ऐसा कर रही हूँ। मेरे भले के लिए? तुम भी पुनर्जन्म लेकर आई हो, है ना? पिछले जन्म में तुमने ग्रीन स्नेक चुना था और प्रलय के पहले ही दिन ठंड से बर्फ की मूर्ति बन गई थी। मेरे वुल्फ ने ठंड से बचाने वाली क्षमता जागृत कर ली थी। उसी वजह से तुम जलन में पागल हो गई थी। इस जन्म में तुम मेरा वुल्फ छीनना चाहती हो? ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने उसकी बाहों में मौजूद छोटे वुल्फ की ओर देखा। वह छोटा सा जीव अपनी भूरी आंखों से मुझे देख रहा था। उसने धीरे से अपनी पूंछ हिलाई, फिर बाय रॉक्सी की बाह पर बिना जल्दबाजी किए हल्के से 3 बार पंजा मारा। उसकी हरकत बहुत हल्की थी। बाय रॉक्सी को इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। मेरा दिल जोर से धड़क उठा, मेरी आंखें भी तुरंत नम हो गईं। वह हमारे पिछले जन्म का गुप्त संकेत था। मैं हूं ना, डरना मत। मैंने अपनी नजरें वापस खींच ली। मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी। जरूरत नहीं, मैंने कहा ना, चिंगमिंग श्वानशे तुम्हारे लिए ही सबसे सही है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरी दाहिनी कलाई में अचानक तेज दर्द हुआ। मैंने नीचे देखा। वह चिंगमिंग श्वानशे पता नहीं कब मेरी बाह पर लिपट चुकी थी। खून की बूंदें बाहर निकल आईं। उसने अपनी जीभ से हल्के हल्के मेरे घाव को चाटा। घाव सुन्न सा और गुदगुदाने लगा। सुनहरे रंग के निशान घाव से फैलते हुए पूरी बाह पर छा गए। बस कुछ ही पलों में उसने मेरे साथ रक्तवंश का अनुबंध कर लिया, और वह भी ऐसा जिसमें दोनों साथ जीएंगे और साथ मरेंगे। उसी समय चारों ओर हंगामा मच गया। अरे, चिंगमिंग श्वानशे ने खुद मालिक चुन लिया, और वह भी रक्तवंश अनुबंध। सुहान की किस्मत तो कमाल की है। कमाल कैसी? रक्तवंश अनुबंध का मतलब है साथ जीना और साथ मरना। अगर सांप मर गया तो वह भी मर जाएगा। इस सांप को देखकर ही लगता है कि यह जिंदा नहीं बचेगा। सुहान तो बुरी तरह फंस गया। बाय रॉक्सी भीड़ के बीच खड़ी हल्का सा मुस्कुराई। मुझे अच्छी तरह पता था कि वह क्या सोच रही है। पिछले जन्म में यह सांप ठंड से मर गया था, इस जन्म में भी यही होगा। मैं और यह सांप एक ही जीवन से बंध चुके हैं। सांप मरेगा तो मैं भी मर जाऊंगा। उसे अपने हाथ भी गंदे नहीं करने पड़ेंगे। इससे बेहतर योजना और क्या हो सकती थी? चिंगमिंग श्वानशे के साथ जबरन अनुबंध होने के बाद मैं सबकी तिरछी नजरों और फुसफुसाहटों के बीच अपनी सीट पर लौट आया। मेरी बाह पर लिपटा छोटा सांप गर्व से अपना सिर ऊंचा के बैठा था। तभी मेरे दिमाग में एक मासूम लेकिन रौबदार आवाज गूंजी, क्या देख रहे हो? मेरा नाम चिंगलिंग है, तुम मुझे चिंगलिंग दादा कह सकते हो। मैंने उसकी छोटी सी गर्दन में उंगली से हल्का सा ठोका। तुम बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्या हुआ, डर गए क्या? फिर तुमने जबरदस्ती मेरे साथ अनुबंध क्यों किया? पूरी क्लास में इतने लोग थे। मेरी मर्जी। उन सबको खुशामद करते देखकर मुझे चिढ़ होती है। और तुम हालांकि थोड़े निकम्मे हो, लेकिन उस दिखावटी लड़की से 10,000 गुना बेहतर हो। इसके बाद जंग गुइफांग ने अनुबंध बनाने वाले जादुई गठन को बनाने की पूरी प्रक्रिया समझानी शुरू की। समझाने के बाद सभी विद्यार्थी खुद अभ्यास करने लगे। बाय रॉक्सी सबसे पहले सफल हुई। उसने अपनी उंगली काटी, हवा में अनुबंध का गठन बनाना शुरू किया। रोशनी ने छोटे वुल्फ को पूरी तरह ढक लिया। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि उस स्नो वुल्फ ने चुपचाप अपना पंजा बढ़ाया और अनुबंध के जादुई गठन के 2 बिंदुओं में बदलाव कर दिया। समान अनुबंध एक पल में बदलकर मालिक नौकर अनुबंध बन गया। वुल्फ मालिक और इंसान नौकर। जैसे ही अनुबंध पूरा हुआ, बाय रॉक्सी को अचानक एक अजीब सी चक्कर आने की अनुभूति हुई, लेकिन वह एहसास जल्दी ही गायब हो गया। उसने नीचे अपनी बाहों में मौजूद छोटे वुल्फ की ओर देखा। छोटे वुल्फ ने मेरी तरफ एक नजर डाली। उसका मन खुशी से भर गया। उसने गर्व से अपनी पूंछ हिलाई। मैंने बिना किसी भाव के उसकी तरफ अंगूठा
पराठा दिखा दिया। सभी अनुबंध पूरे होने के बाद हर व्यक्ति को 10 आध्यात्मिक भोजन मिले। यही एक हफ्ते की साधना की सामग्री थी। मुझे और चाहिए, खत्म हो गए, अब अगले हफ्ते मिलेंगे। अगले हफ्ते? मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मैं अभी बढ़ने की उम्र में हूँ। तुम्हारी उम्र कितनी है जो अभी भी बढ़ रहे हो? 3 साल। 3 साल? मैं 300 साल का हूँ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? 300 साल? 300 साल के होकर भी इतने छोटे हो? फिर गुस्सा समझे? तुमने कभी सांप पाला ही नहीं है। चुप रहो। आसपास के सहपाठी मुझे एक सांप से खुद ही बातें करते देख सिर हिलाने लगे। अरे नहीं यार सुहान, 10 आध्यात्मिक भोजन में से 9 तो तुमने सांप को ही खिला दिए। इस तरह तुम्हारी साधना कैसे आगे बढ़ेगी? जरा सोचो तो। आध्यात्मिक पशुओं की बढ़ने की रफ्तार धीमी होती है। फिलहाल तो तुम्हें ये साधना की सामग्री अपने लिए बचानी चाहिए थी। जंग विफांग ने भी आह भरते हुए मेरी मेज पर हल्के से दस्तक दी। सुहन, आध्यात्मिक भोजन ऐसे इस्तेमाल नहीं किए जाते। अगर तुम अपनी सारी साधना की सामग्री इसी पर खर्च कर दोगे तो बाद में परीक्षा में असफल हुए तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया और चिंगलिंग को लेकर बाहर निकल गया। जब मैं बाय रुऑक्सी के पास से गुजरा तो उसने रास्ता रोक लिया। सुहान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे पता है कि तुम भी पुनर्जन्म लेकर आए हो। इस जन्म में वुल्फ मेरा है, यूहान भी मेरा है। ठीक है, लेकिन तुम्हें छोटी जिंदगी की शुभकामनाएं। आइसलैंड स्नो वुल्फ मेरे साथ है। मैं जरूर अच्छी तरह जीऊंगी, लेकिन तुम उस बेकार सांप के साथ ठंड से मरने का इंतजार करना। उसकी बात खत्म होते ही मेरी बाहों में पड़ा चिंगलिंग आलस से सिर उठाकर सीधे बाय रुऑक्सी के चेहरे की तरफ हरे रंग की धुंध का एक फव्वारा उगल दिया। एक पल में बाय रुऑक्सी का चेहरा हरे रंग का हो गया, मानो उस पर फफूंद लग गई हो। आसपास के सभी सहपाठी जोर जोर से हंसने लगे। मैं चिंगलिंग को गोद में लेकर बिना पीछे देखे वहां से चला गया। तभी चिंगलिंग की मासूम सी बड़बड़ाहट फिर सुनाई दी। मुझे बेकार कहती है, मैं झर का बादशाह हूँ। मैंने उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरा। मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। तुम्हें देखकर तो पता ही नहीं चलता। तुम्हारा गुस्सा भी कम नहीं है। आध्यात्मिक पशु को पालना एक ऐसा गड्ढा था जिसका कोई अंत नहीं था, और आध्यात्मिक पत्थरों की कमी मेरी सबसे बड़ी समस्या बन गई। पिछले जन्म में मुझे कई आध्यात्मिक शिराओं की जगह पता थी, लेकिन बाय परिवार पहले ही कदम उठा चुका था। पुनर्जन्म लेने के बाद बाय रुऑक्सी ने सबसे पहले अपने परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके जानी पहचानी सभी आध्यात्मिक शिराओं को बंद करवा दिया था और उनकी रखवाली के लिए खास लोग तैनात कर दिए थे। मैं जैसा गरीब छात्र एक भी आध्यात्मिक पत्थर खरीदने की हैसियत नहीं रखता था। मैंने कोशिश की कि पिछले जन्म की याद में मौजूद एक छोटी आध्यात्मिक शिरा को खोजूं, लेकिन दूर से ही मैंने देखा कि बाय परिवार की सुरक्षा टीम ने वहां तंबू लगा रखा था। मैं बर्फ के पीछे छिपकर बैठ गया। मेरी बाहों में पड़ा चिंगलिंग लालच से बार बार लार निकल रहा था। मत देखो, वह जगह अब कब्जे में है। तुम तो बहुत ताकतवर हो ना, जाकर वापस छीन लो। उधर 20 से ज्यादा हटे कटे आदमी है, मैं उनसे क्या छीनूं? तो फिर तुम इतने से उंगली जितने मोटे सांप हो। मैं एक बार झर छोड़ दूं तो उन सबको गिरा सकता हूँ। जब तक तुम उन्हें गिराओगे तब तक मैं उनकी मार खाकर मर चुका होऊंगा। चलो चलते हैं। मैं मुड़कर वापस जाने लगा। तभी मैंने बर्फ पर हल्के हल्के पंजों के निशान देखे। वह रास्ते भर टेढ़े मेढ़े चलते हुए एक छोड़ी हुई सीवर लाइन की तरफ जा रहे थे। मेरे मन में एक विचार आया। मैं सीधे उन्हीं निशानों के पीछे पीछे अंदर घुस गया। करीब 10 मिनट चलने के बाद मेरे सामने का दृश्य अचानक खुल गया। वह एक प्राकृतिक भूमिगत गुफा थी। जमीन पर चारों तरफ असंख्य आध्यात्मिक पत्थर जड़े हुए थे। हालांकि उनकी गुणवत्ता ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी संख्या चौंका देने वाली थी। जैसे ही मैं झुककर उन्हें उठाने लगा, मेरी बाहों में पड़ा चिंगलिंग अचानक पूरी तरह सतर्क हो गया। उसके पूरे शरीर के शल्क खड़े हो गए। उसकी सुनहरी आंखें गुफा की गहराई में टिकी हुई थीं। वहां कुछ है, बहुत ताकतवर। मुझे भी उसका एहसास हो गया। अंधेरे से एक भयानक दबाव मेरी तरफ बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई विशालकाय जीव धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा हो। यहाँ तक कि गुफा की जमीन पर पड़े छोटे पत्थर भी हल्के हल्के कांपने लगे। मैं अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। मेरी मुठियां कस गईं। मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। अंधेरे के भीतर से एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। ओ भैया, क्या आप हैं? हाँ, ये ब्लड फैंग है। यही नाम मैंने पिछले जन्म में उसे दिया था। वह अपनी चेतना के माध्यम से मुझसे बात कर रहा था। मेरी नाक भर आई, आंखें नम हो गईं। मेरी बाहों में पड़ा चिंगलिंग मुड़कर देखने लगा। उसकी सुनहरी आंखें लाल चमक उठी। उसके शल्क और भी तन गए। अरे बदसूरत हुसर चमड़ी वाले, क्या रहस्यमय बनने का नाटक कर रहा है? ब्लड फैंग, यहाँ के आध्यात्मिक पत्थर जितना हो सके उतना सोख लो। जल्दी बड़े हो जाओ, आगे चलकर तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी। क्या मुझे तुमसे सीखने की जरूरत है? मैं इसके साथ एक ही जीवन और एक ही मौत से बंधा हूँ। मैं इसकी रक्षा तो जरूर करूंगा। मेरा दिल कस गया। इस जन्म में ब्लड फैंग खुद मुझसे छीन लिया गया। दूसरों के घर में रह रहा था, फिर भी मेरी चिंता कर रहा था। पिछले जन्म की बातें मैं कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद। जिसका जो कर्ज है उसे चुकाना ही होगा। मुझे भी उसमें शामिल समझना। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। ब्लड फैंग की चेतना धीरे धीरे गायब हो गई। जब गुफा का दबाव पूरी तरह समाप्त हो गया, तब चिंगलिंग मेरी बाहों से सिर बाहर निकाल कर बोला, ये सब मेरा है, हमारा है, लेकिन आधा तुम्हें दे सकता हूँ। नहीं, मुझे सब चाहिए। ठीक है, तुम मेरी रखवाली करना। ठीक है, मैं देता हूँ। मैंने अपना कोट उतारकर उसे गठरी बना लिया। जब तक मैं संभल पाया, दीवार पर जड़े सारे आध्यात्मिक पत्थर गायब हो चुके थे। जैसा ब्लड फैंग ने कहा था वैसा ही बहुत जल्दी हुआ। आइसलैंड स्नो वुल्फ को अच्छी तरह पालने के लिए बाय रुऑक्सी ने लगभग पूरे बाय परिवार की जमा पूंजी लगा दी। पिछले जन्म में उसने अपनी आंखों से देखा था कि प्रलय के पहले ही दिन यह वुल्फ ठंड से बचाने वाली शक्ति जागृत कर चुका था और दुनिया का सबसे कीमती संसाधन बन गया था। इस जन्म में उसने कसम खाई थी कि चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े वह इसे सबसे शक्तिशाली बनाएगी। सबसे पहले उसने अपनी सारी जेब खर्च और बचपन से मिले सारे पैसे निकाल दिए। 2 लाख से ज्यादा सबके सब आध्यात्मिक भोजन खरीदने में खर्च कर दिए। 200 आध्यात्मिक भोजन एक हफ्ते से भी कम समय में ब्लड फैंग खा गया। उन्हें खाने के बाद ब्लड फैंग थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन फिर भी उतना नहीं जितना उसे अपनी पिछली यादों में याद था। पिछले जन्म में मेरा वुल्फ तो बहुत
कम खाता था। इस जन्म में इसे इतना ज्यादा क्यों चाहिए? उसे यह नहीं पता था कि ब्लड फैंग चुपके से 1/3 आध्यात्मिक शक्ति मेरी तरफ भेज रहा था। उसने जानबूझकर अपनी बढ़त रोक रखी थी ताकि बाय रॉक्सी को लगे कि उसे अभी और आध्यात्मिक भोजन चाहिए। इसलिए बाय रॉक्सी ने घर पर फिर पैसे मांगे। पापा, मुझे 5 लाख और चाहिए, मुझे आध्यात्मिक भोजन खरीदना है। 5 लाख? पिछले हफ्ते ही तो तुम 2 लाख ले गई थी। आखिर उस एफ ग्रेड वुल्फ को कितना खिलाओगी? वह एफ ग्रेड नहीं है, वह आइसलैंड स्नो वुल्फ है, प्राचीन दिव्य पशुओं का वंशज। पापा, मुझ पर भरोसा कीजिए, प्रलय बहुत जल्द आने वाला है। ये वुल्फ हमारे पूरे परिवार की जान बचाएगा। बेइजिंगशान ने गहरी सांस ली। वह अपनी बेटी का स्वभाव अच्छी तरह जानते थे। एक बार जो ठान ले उसे कोई बदल नहीं सकता। रुऑक्सी, बात पैसों की नहीं है, लेकिन बय परिवार का कारोबार इन दिनों मुश्किल में है। 5 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती, और तुम बार बार कह रही हो कि प्रलय आने वाला है। बाय रुऑक्सी ने होंठ खोले, लेकिन वह यह नहीं कह सकती थी कि वह पुनर्जन्म लेकर आई है। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। ऐसा करते हैं। बाय जिंगशान ने दराज से एक कार्ड निकाला। इसमें 3 लाख है। ये कंपनी की आखिरी चलती पूंजी है, ले जाओ, लेकिन यह आखिरी बार है। अगर तुम्हारी कही हुई प्रलय नहीं आई तो उस वुल्फ को हटा देना और वापस आकर मन लगाकर पढ़ाई करना। बाय रुऑक्सी ने कार्ड ले लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। पहले के 2 लाख और अब के 3 लाख, कुल 5 लाख। सबके सब आध्यात्मिक भोजन खरीदने में लगा दिए। उसे 500 आध्यात्मिक भोजन मिले। वह उन्हें स्कूल ले आई और सारे के सारे ब्लड फैंग को खिला दिए। ब्लड फैंग ने हमेशा की तरह सिर्फ 1/3 शक्ति से अपना शरीर बढ़ाया, बाकी 2/3 चुपचाप जमा कर ली। उसमें से एक हिस्सा मुझे भेज दिया और बाकी जरूरत के समय के लिए बचा कर रख लिया। बाय रुऑक्सी छोटे वुल्फ को देखती रही। वह अब भी सिर्फ एक मध्यम आकार के कुत्ते जितना था। उसकी ठंड से बचाने की सीमा भी सिर्फ 10 वर्ग मीटर थी। वह इतनी परेशान हुई कि पूरी रात सो नहीं सकी। बाय रुऑक्सी मोबाइल पकड़े कांपती रह गई। वह उठी, आंसू पोंछे और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। ठीक है, अगर आप नहीं देंगे तो मैं खुद रास्ता निकालूंगी। उसी रात वह चुपके से बाय परिवार के गोदाम में घुस गई। वहां व्यापारिक साझेदारों को भेजे जाने वाले 300 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक भोजन रखे थे। उनकी बाजार कीमत कम से कम 6 लाख थी। वह सब उठा ले गई। अगले दिन बाय जिंगशान ने गोदाम में चोरी का पता लगाया। सीसीटीवी देखने पर मालूम हुआ कि यह काम उनकी अपनी बेटी ने किया था। गुस्से में उन्होंने संदेश भेजा। बाय रुऑक्सी का मोबाइल बजा। वह उसके पिता का संदेश था। आज से तुम बाय परिवार की सदस्य नहीं हो। बाय रुऑक्सी उस संदेश को देती रही। आंसू चुपचाप बहते रहे, लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। उसने तीनों 100 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक भोजन ब्लड फैंग को खिला दिए। सब खा लो, खा लो, सब खत्म कर दो। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ तुम बचे हो। तुम्हें जरूर जागृत होना होगा, तुम्हें जरूर सबसे शक्तिशाली बनना होगा। उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिन 6 लाख की आध्यात्मिक शक्ति उसने खरीदी थी वह दूसरी सांप को भी तृप्त कर रही थी। इन दिनों चिंगलिंग खूब पेट भरकर खा रहा था। आध्यात्मिक शक्ति बिना रुके उसके शल्कों में समाती जा रही थी। आधे महीने के भीतर उसने 2 बार अपनी केंचुल बदली। वह चॉपस्टिक जितने पतले शरीर से मेरी बाह जितना मोटा हो गया, और उसने एक ऐसी क्षमता भी जागृत कर ली जो पिछले जन्म में उसके पास नहीं थी, तापमान नियंत्रण। वह सिर्फ ठंड सह ही नहीं सकता था, बल्कि आसपास का तापमान भी बदल सकता था। जब मुझे इस क्षमता का पता चला, मैं छात्रावास में बैठा ठंडी रोटी खा रहा था। चिंगलिंग मेरे कंधे पर लिटा हुआ था। उसका शरीर हल्का हल्का गर्म हो रहा था। आसपास का तापमान 0 से नीचे से बढ़कर आरामदायक 20 डिग्री हो गया। तुमने ये कब सीखा? मुझे तो यह हमेशा से आता था, बस पहले आध्यात्मिक भोजन कम था, अब पेट भरकर खा रहा हूँ, इसलिए मेरी असली ताकत सामने आ रही है। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। पिछले जन्म में चिंगलिंग प्रलय के पहले ही दिन ठंड से मर गया था। उसे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में वह जिंदा बच गया और उसने नई क्षमता भी जागृत कर ली। शायद वह बेकार नहीं था, शायद वही इस प्रलय को बदलने की सबसे अहम कुंजी था। 14वां दिन सुबह के 6 बजे तापमान अचानक गिर गया। सिर्फ एक रात में 5 डिग्री से सीधे -50 डिग्री तक पहुंच गया। शिक्षण भवन की खिड़कियों के शीशे टूट गए, पानी की पाइपें फट